हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है बहुलक। बहुलक सांख्यिकी माध्य के प्रकार में से एक है और बहुलक की अपनी उपयोगिता, अपनी विशेषता के कारण अनुसंधान कार्य में तथ्यों के विश्लेषण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुलक जो शब्द है वो अंग्रेजी के मोड शब्द से बना है और यह जो मोड शब्द है वो फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से अवतरित हुआ है, ला मोड शब्द से निकला है। और इस ला मोड शब्द का आशय होता है प्रथा, रिवाज या प्रचलन। सांख्यिकी की भाषा में यदि हम बहुलक का आशय समझने का प्रयास करें तो पदमाला में, किसी भी पदमाला में वह संख्या जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई हो, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक बार हुई हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार हो, उसी अंक को हम बहुलक मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुलक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। जब आपके पास आंकड़े जो है वर्गीकृत रूप में या खंडित श्रेणी में यदि आपके पास आंकड़े हैं तो हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास एक प्रश्न है कि एक कक्षा में 15 छात्रों का प्राप्तांक दिया हुआ है और उसका हमको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है कि सबसे ज़्यादा बार प्राप्तांक संख्या या प्राप्तांक अंक कौन सा है। तो देखिएगा 6, 5, 8, 5, 4, 4, 6, 7, 2, 3, 8, 4, 7, 4, 2, यह हमारे पास पद क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिया गया जो हमारे पास पदमाला है या पद क्रम है उसको व्यवस्थित रूप से हम इसको पहले क्या करेंगे, जमा लेंगे। अब व्यवस्थित रूप से जमाने का आशय है कि सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उतने बार लिखेंगे जितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे सबसे जो छोटी संख्या है वो है 2। 2 की आवृत्ति कितने बार हुई है? 2 की आवृत्ति यहाँ पे 2 बार हुई है। अगली संख्या है 3। 3 की आवृत्ति कितनी बार हुई? 3 की आवृत्ति 1 बार हुई है। फिर अगली जो संख्या है, अगला जो प्राप्तांक है वो है 4। 4 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितने बार है? 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगला प्राप्तांक अंक है 5। 5 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? 2 हैं। इसके बाद अगला प्राप्तांक अंक है 6। 6 कितने लोगों ने प्राप्त किया है? 2 छात्रों ने 6 अंक प्राप्त किया है। फिर अगला अंक है 7। 7 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर 2 लोगों ने 7 अंक प्राप्त किया है। अब हम देखते हैं 8 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? ये 8 अंक प्राप्त करने वाले 8 अंक 2 छात्रों को प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं निरीक्षण विधि के द्वारा हम आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि सबसे अधिक बार किस अंक की आवृत्ति हुई है। तो देखते हैं कि 2 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 2 है, 3 एक ही को मिला है। और यहाँ पर हम देख करके ये जान पा रहे हैं कि 4 अंक प्राप्त करने वाले छात्र सर्वाधिक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा उत्तर होगा बहुलक अंक यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 की आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई है। 4 की आवृत्ति यहाँ पे 4 बार हुई है। तो ये है कि जब आपके पास आंकड़े खंडित श्रेणी में हो या अवर्गीकृत श्रेणी में हो तो इस विधि के द्वारा हम बहुलक ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं दूसरी विधि बहुलक ज्ञात करने की, जिसको कि समूहन विधि कहा जाता है। समूहन विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब आवृत्तियां जो है वह दी हुई, प्रश्न में दी हुई जो आवृत्ति है वो क्या ना हो, नियमित ना हो, है ना, बिखरे हुए हो। तो ऐसे समय में ये जान पाना बहुत कठिन होता है कि इसमें बहुलक कौन सा है। तो ऐसे समय में हम समूहन विधि के द्वारा जो है वो बहुलक ज्ञात करते हैं। समूहन विधि कैसे हल किया जाता है? तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रश्न है। हम देखते हैं कि अंक दिया हुआ है और उसमें छात्रों की संख्या, जितने भी 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है यह भी यहाँ पर दिया गया है।
तो प्रश्न में देखिएगा 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3 है, 15 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 5 है, 20 अंक प्राप्त करने वालों की 9, 25 अंक प्राप्त करने वाले की 14, 30 अंक प्राप्त करने वाले की 18, 35 अंक प्राप्त करने वाले की 12, 40 अंक प्राप्त करने वालों की 10, 45 अंक प्राप्त करने वालों की 3, 50 अंक प्राप्त करने वालों की 2 और 55 अंक प्राप्त करने वालों की भी 2 संख्या है। तो इसको हम हल कैसे करते हैं? सबसे पहले हमको जो भी प्रश्न दिया हुआ है, जो आंकड़े दिए हैं, उसको हमको सारणी में परिवर्तित करना होता है। तो सारणी में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर जो नियम है उसमें यह कहता है कि सबसे पहले हम उन अंकों को यहाँ पर सारणीबद्ध करना आवश्यक है। जैसा दिया गया है एज इट इज हम यहाँ पर इसको पहले कॉलम में इसको लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा 6 कॉलम बने हुए हैं। 6 कॉलम में पहले कॉलम में छात्रों की संख्या को यहाँ पर हम क्रमशः लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन प्राप्तांकों के 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है। उसके अगले कॉलम में जो है उसमें हम पहले अंक को छोड़ करके नीचे के 2 अंकों का जोड़ा बनाते चले जाएंगे। चौथे कॉलम में फिर से हम 3 अंकों का जोड़ बनाते चले जाएंगे और 5वें कॉलम में एक अंक छोड़ करके फिर से 3 अंकों का समूहन करते चले जाएंगे और 6वें अंक में फिर से प्रारंभ के 2 अंकों को छोड़ करके फिर से 3 अंकों का जोड़ा बनाते चले जाएंगे। जोड़ा वहां तक बनाएंगे जहां तक हमारे पास अंक जोड़ी बनाने के लिए उपलब्ध हो। जैसे ही हमारे पास अंक यदि नीचे खत्म हो जाए तो वहां पर जोड़ी बनाना हमको रोक देना है। तो आइए इसका हल हम देखते हैं। यहाँ पर अंक लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि छात्रों की संख्या 10 अंक प्राप्त करने वाले 3, 15 5, 20 9, 25 14, 30 18, 35 12, 40 जो है 10, 45 जो है 3 और 50 जो है 2 और 55 जो है 2। तो यहाँ पर मैंने क्रमशः अंकों को लिख दिया है। जितने भी छात्र संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो अंक प्राप्त किए हुए हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 2-2 का मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगी, समूहन बनाऊंगी 2-2 अंकों का। ठीक है। अब इसका हम जोड़ देखते हैं। 5 3 8, फिर 9 14 और 9 9 और 1 10 3 23, फिर है 8 2 10 30, 10 3 13, 2 2 4। ठीक है। अब दूसरे क्रम में हम क्या करेंगे, प्रारंभ के ऊपर का एक अंक छोड़ करके फिर उसकी जोड़ी बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 5 और 9 का मैंने समूहन बनाया। फिर है 14 और 18 का समूहन बनाना है। ठीक है। फिर 12 और 10 का समूहन बनाना है, समूह बनाना है। फिर है 3 और 2 का, और अंतिम में एक अंक मैंने जैसे कहा शेष है उसको हम छोड़ देंगे। तो अब हम देखते हैं, प्रारंभ का एक अंक हमने छोड़ करके जोड़ी बनाना चालू किया, समूहन बनाना चालू किया। 5 और 9 होते हैं 14। ठीक है। 14 और 18 होंगे 32। फिर यहाँ पर 12 और 10 जो होंगे वो होंगे 22। फिर है 3 और 2 5। तो यहाँ पर मैंने इसका क्या बना दिया, जोड़ी। अब अगले क्रम में क्या करना है, अब 3-3 की जोड़ी बनाना है, यानी 3 5 और 9 का समूहन बनाना है। 3 5 और 9 का समूहन, 14 18 और 12 का समूहन, और 10 3 और 2 का समूहन। ठीक है। अब हम इसको जोड़ते चले जा रहे हैं। 5 3 8 17 9 17। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कितना होगा, 14 18 और 12 44, 12 10 और 3 12, 1 2 3 1 2 3 10 3 2। ठीक है। तो थोड़ा सा आप केयरफुली करिएगा क्योंकि
यहाँ पर थोड़ा सा समूहन बनाते समय इसको हमको ध्यान रखना ऊपर नीचे ना हो जाए। तो अब हमने चौथे कॉलम में क्या किया, 3-3 अंकों का समूहन हमने तैयार किया। अब पांचवें कॉलम में हमको क्या करना है, एक अंक, ऊपर का एक अंक छोड़ करके वापस फिर 3 अंकों का समूहन बनाना है, यानी 5, 9 और 14 का। 5, 9 और 14 का बनाया। अब 18, 12 और 10 का, 18, 12 और 10 का हमको जोड़ी बनाना है। फिर बनाना है 3, 2, 2 की जोड़ी बनाना है, 3, 2 और 2 की। अब इसको हमको जोड़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको जोड़ेंगे हम। 5, 9 और 14, इसको हम जोड़ी बनाते हैं तो ये बनेगा 20, सॉरी 20 नहीं बनेगा, ये 28 बनेगा, ठीक है। 14, ठीक, 28। फिर 18, 12 और 10 का ये कितना बनेगा, 40। फिर हम बनाएंगे 3, 2, 2, यानी 3, 2, 5, 2, 7, ये हो गया 7। अब फिर हम क्या करेंगे, छठवें जो कॉलम है वो फिर से कहता है कि प्रारंभिक 2 अंकों को छोड़ करके, ऊपर के 2 अंकों को छोड़ करके फिर 3 की जोड़ी बनाना, मतलब 9, 14 और 18 की, 9, 14 और 18 की जोड़ी बनाना है। और यहाँ पे 12, 10 और 3 की जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसका जोड़ देखते हैं। ऊपर का 2 अंक छोड़ा, 9, 14 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 41, 40। इसके बाद फिर 12, 10 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समूहन बन करके तैयार है। अब हमको ये पता लगाना है कि सर्वाधिक बार किन अंकों की आवृत्ति हुई है। इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको पता लगाने के लिए हम जो है वो हर कॉलम के जो सर्वाधिक अंक है उसका जोड़ कितना है वो हमको देखना है। तो हम सबसे पहले अंक कॉलम में देखते हैं 18 सर्वाधिक अंक है। सबसे बड़ा अंक जो है वो कौन सा है, 18। 18 का ये क्या है, 3। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन आवृत्तियों की संख्या को निकालने के लिए हमको एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो कॉलम बनाने के लिए हम देखते हैं 30 वाले में हम क्या करेंगे, एक जो है वो एक लकीर खींच देंगे और अंत में फिर इसका हम पूरा जोड़ निकाल लेंगे। उसके बाद अगला जो सर्वाधिक अंक वाला है वो है 30। 30 किसके जोड़ से प्राप्त हुआ है, 18 और 12 के जोड़ से। तो 18 के सामने फिर से एक लकीर और दूसरी लकीर जो है वो 12 के सामने, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो सर्वाधिक अंक है तीसरे नंबर के कॉलम में वो है 32। 32 किसके अंक को जोड़ने से प्राप्त हुआ है, 14 और 18। तो हम क्या करेंगे, फिर से 14 में एक लकीर और 18 में एक लकीर। उसके अगला जो है चौथे नंबर के कॉलम में सर्वाधिक बड़ा अंक जो है वो क्या है, 44। 44 अंक किसके जोड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं 44 अंक किसके जोड़ से प्राप्त हो रहा है, 25, 30 और 35, यानी 25, 30 और 35। तो 25 के अंक के सामने हम एक लकीर, ठीक है, 30 अंक के सामने फिर एक लकीर और 35 अंक के सामने फिर एक हम खड़ा लकीर यहाँ पे खींच देते हैं। इसमें सर्वाधिक अंक 5वें नंबर के कॉलम में सर्वाधिक अंक जो है वो कौन सा है, 40। तो 40 किस किस अंक के जोड़ से प्राप्त हुआ है, तो 40 जो है वो है 30, 35 और 40। तो देखिएगा 30, 35 और 40 की जगह, ठीक है। और इसमें जो सर्वाधिक अंक है वो है 41। 41 किसके किसके जोड़ से प्राप्त हुआ है, 20, 25 और 30, यानी 20 के सामने एक अंक, ठीक है, 25 के सामने एक अंक और 30 के सामने एक अंक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्या में हमने आवृत्तियों को हमने दर्शा दिया है कि अब हम इसको क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं।
तो हम देखते हैं 10 को कोई अंक प्राप्त, 10 का कोई अंक नहीं है। फिर 15 का 1 है ना, 15 का भी नहीं है, सॉरी 15 भी नहीं है। 20 का 1 है, 30 का 3 है, 25 का 3 है और 30 का जो है 6, ठीक है। 35 का 3 है, 40 का 1 है और 45 का, 50 का, 55 का नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वाधिक बार किस संख्या की आवृत्ति हुई है? 6 जो है वो किसका? 30 का। तो यहाँ पर उत्तर में आएगा बहुलक अंक जो है वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बहुलक अंक क्या हो जाएगा? 30। तो इस प्रकार से हम ये क्या निकाल लेते हैं? आवृत्ति निकाल लेते हैं। तो इस तरह से समूहन विधि के द्वारा हम क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। आइए हम देखते हैं, जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत में या सतत श्रेणी में जब हमारे पास आंकड़े हों तो हम उसमें किस विधि के द्वारा बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रश्न है, मजदूरी रुपए में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 रुपए प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए उसको हम पहले सारणीबद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर मजदूरी रुपए में 0 से 10 लेकर के मैंने यहाँ पर सारणी बना लिया है। अब हम देखते हैं श्रमिकों की संख्या। तो 0 से 10 रुपए प्राप्त करने वाले श्रमिकों की जो संख्या है वो 4 है। 10 से 20 प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या जो है वो 7 है। 20 से 30 11, 30 से 40 15 और 40 से 50 11, 50 से 60 6 और 60 से 70 प्राप्त करने वालों की संख्या 4 है। इसको हम श्रमिकों की संख्या को हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर अब हमको इसको हल करने के लिए कुछ मान की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ मान हमको निकालने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सूत्र, इसमें जो सूत्र का प्रयोग होता है वो है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित I। L1 जो होता है वह बहुलक वर्ग के, जिस भी हम बहुलक जहाँ पे है उस बहुलक वर्ग की जो निम्नतम सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं? L1। तो यहाँ पर L1 जो है वो क्या है? देखिए, ये बहुलक वर्ग जो है 15 और ठीक है, और इसके जो निम्नतम सीमा है वो क्या है? L1 क्या कहलाएगा? 30। ठीक है। फिर आता है F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 15। तो F1 15, ठीक है। फिर क्या कहता है? F0 जो है वह उस वर्ग के पहले की आवृत्ति, यानी 15 के पहले की आवृत्ति क्या है? 11। तो F0 क्या होगा? ठीक है, 11। अब यहाँ पर ये जो I है, ये I जो है इसका जो वर्गांतर दिया हुआ है, यानी ये इसका वर्गांतर है। इसका वर्गांतर कितना है? इसका वर्गांतर जो है वो है 10, यानी I जो है वो कितना होगा? 10। ठीक है। और यहाँ पर F2 जो है वो जो है इसके वर्ग के बाद की आवृत्ति, इसके बाद की आवृत्ति भी कितनी है? 11। तो F2 बराबर क्या होगा? 11। अब हम इसको सूत्र में जमा लेते हैं। तो इसका सूत्र है बहुलक बराबर L1 यानी 30। L1 कितना है? 30 धन F1 कितना है? 15 माइनस F0 कितना है? 11। ठीक है। फिर 2 गुणित F1 कितना है? ठीक है, F1 कितना है?
15 माइनस F0 कितना है, यानी 15 के पहले वर्ग की आवृत्ति कितनी है 11, माइनस F1 के बाद की आवृत्ति कितनी है, यानी F2 कितना है 11, ठीक है, गुणित I, यानी गुणित हम क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। 30 धन 15 में से 11 जाएगा, कितना होगा 4, और यहाँ पर 2 गुणित 15 यानी 15 दूनी 30, ये जो माइनस और माइनस है वो क्या हो जाएंगे प्लस, यानी 11 दूनी 22, ठीक है 22, ठीक है, गुणित कितना हुआ 10। अब 30 धन 4 अपॉन 30 में से 22 गया, कितना हुआ 8 गुणित 10, ठीक है। बराबर 30 धन 4 को हम किससे गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना हुआ 40/8, ठीक है। 30 धन 40/8, 4 का यहाँ से किससे गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम देखते हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कितना मान प्राप्त हुआ 5, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तीस धन 5, ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक कितना निकल जाएगा 30 धन 5 यानी 35, तो इसका बहुलक वर्ग कितना होगा बहुलक 35 इसका बहुलक निकल गया है। तो इस तरह से हम बड़े ही आसान तरीके से इस सूत्र के द्वारा, इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बहुलक, इसका बहुलक जो है वो कितना होगा 35 होगा। तो इस तरह ही हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इस विधि का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात कर सकते हैं।